फिर यही हुआ जिसका अंदाजा कुंदन पहले ही लगा चुका था। जैसे ही वह भयानक आदमी चाला फेस खत्म करके शोभा नगर से वापस आया, उसके पापा के दफ्तर में उसकी पेशी हो गई। उसके पापा बलदेव सिंह साहब इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल थे और म सेक्रेटरी ने कई बार कुंदन के कारनामों का जिक्र उनसे कर दिया था, वरना वे तो अब तक उसे निकम्मा और बेवकूफ समझते थे। कुंदन अपनी सभी बेवकूफियों समेत उनके सामने पेश हुआ। पहले वे उसे संसार नजरों से घूरते रहे, फिर तेज हुई आवाज में बोले, बैठ जाओ। उनकी मेज के सामने 3 खाली कुर्सियां थी। कुंदन कुछ इस तरह बौखला कर इधर उधर नाचने लगा जैसे उसकी समझ में न आ रहा हो कि उसे किस कुर्सी पर बैठना चाहिए। बैठो, पापा ने मेज पर घूंसा मारकर गरबे और कुंदन एक कुर्सी में बैठ गया। तुम बिल्कुल गंधे से हो। जी हाँ, कुंदन ने बच्चे की तरह सिर झुका लिया। तुमने शोभानगर के स्मगलर को पकड़ने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बात दरअसल यह है कि एक जासूसी नवल में पढ़ा था, मैं बहुत बुरी तरह पेश आया। तुम डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हो। नगर पालिका दफ्तर से तुम्हारे लिए कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं आई या सरकारी डिपार्टमेंट है, कोई अंबानी कंपनी नहीं जिसमें तुम्हारे इन हरकतों को सहा जाए। समझो, वो मेरे सेक्शन के लिए एक टाइपिस्ट की जरूरत थी ना। टाइपिस्ट की जरूरत थी? तोमर सिंह साहब ने दांत पीस कर दोहराया। जी हाँ, तोमर सिंह साहब ने एक सादा कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लिखो। कुंदन लिखने लगा। मेरे सेक्शन के लिए एक टाइपिस्ट की जरूरत थी। क्या लिख रहे हो? कुंदन ने जितना लिखा था सुना दिया। मैंने इस्तीफा लिखने को कहा था। तोमर सिंह साहब मेज पर घूंसा मारकर बोले। कुंदन ने दूसरा कागज उठाया और अपने चेहरे पर किसी किस्म के भाव जाहिर किए बगैर इस्तीफा लिख दिया। मुझे खुद शर्म आती थी। कुंदन ने इस्तीफा तोमर सिंह साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इतने बड़े आदमी का लड़का और नौकरी करता फिरे, ये चाहते हो आप, लेकिन अब तुम्हारे लिए हवेली में कोई जगह नहीं। तोमर सिंह साहब ने जवाब दिया। कुंदन एटनर एम बोला, मैं गैराज में सो जाया करूंगा, आप उसकी फिक्र न करें। नहीं, अब तुम घर में भी कदम नहीं रखोगे? कुंदन कुछ सोचता हुआ बड़बड़ाने लगा। 4 दीवारी तो काफी ऊंची है। ये खामोश हो गया, फिर थोड़ी देर बाद बोला, नहीं जनाब, फाटक में कदम रखे बगैर तो हवेली में दाखिल होना मुश्किल है। गेट आउट। कुंदन सिर झुकाए उठा और कमरे से निकल गया। अभी 3 घंटे के अंदर अंदर पूरे डिपार्टमेंट को मालूम हो गया कि कुंदन ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर पर सबसे ज्यादा खुशी कैप्टन नथनी को हुई। वो कुंदन का दोस्त जरूर था, लेकिन उसी हद तक जहां खुद उसके फायदे को ठेस न लगती हो। कुंदन के बाकायदा नौकरी में आ जाने के बाद से उसकी इज्जत खतरे में पड़ गई थी। नौकरी में आ जाने से पहले कुंदन ने कुछ केसों के सिलसिले में उसकी जो मदद की थी उसकी बिना पर उसकी साख बन गई थी, लेकिन कुंदन के नौकरी में आते ही अमली तौर पर नथनी की हैसियत जीरो के बराबर भी नहीं रह गई थी। कुंदन डियर, नथनी उससे कह रहा था, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा साथ छूट रहा है। किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, कुंदन ने लापरवाही से कहा। फिर नथनी का कंधा थपकते हुआ बोला, नहीं दोस्त, मैं कब्र में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल अपने बंगले के 2 कमरे मेरे लिए खाली करा दो। क्या मतलब? तोमर साहब कहते हैं कि मैं अब उनकी हवेली में कदम भी नहीं रख सकता, हालांकि मुझे यकीन है कि मैं रख सकता हूं। ओह, अब मैं समझा, शायद इसकी वजह वह औरत है। नथनी हंसने लगा। हाँ, वह औरत। कुंदन आंखें फाड़ कर बोला, तुम मेरे बाप को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। शट अप यू फूल। मेरा मतलब ये था। नहीं, बिल्कुल शट अप। खबरदार, होशियार, तुम मेरी बात का जवाब दो। कमरे खाली कर रहे हो या नहीं? यार, बात दरअसल यह है कि मेरी बीवी, क्या वह औरत भी तुम्हारे साथ ही रहेगी? उसका नाम रूशी बेबी है। खैर, कुछ हो। हाँ, तो मेरी बीवी कुछ और समझेगी। क्या समझेगी? यही कि वो तुम्हारी एक नौकरानी है। मैं तुम्हारी बीवी की बहुत इज्जत करता हूँ। आगे की स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें, फन लाइक में नम्स को और शेयर